हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा पढ़े थे इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल का समय माना जाता है 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। इसमें मुख्यतः हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उन राजाओं के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे जो इसके प्रमुख थे। इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? कुषाण वंश, कुषाण काल जो था उसके के अंत के पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ। ठीक। गुप्त शासकों के में सबसे पहले व्यापार, कला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र के बहुत सारे विकास प्रोत्साहन दिए गए। इसलिए गुप्त काल बहुत ही धन्य और धन्यवान माना जाता था। अतः इसी संदर्भ में गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच शासक बना था। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की जो चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा 319 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी से 535 ईस्वी तक। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसे महाराजाधिराज के नाम से जानी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त वंश चलाया था, गुप्त संवत चलाया था। ठीक। इसने लिच्छवी गणराज्य की लिच्छवी गणराज्य के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक। इसके वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता का विस्तार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो राजा थे वो अपने जीवन में अपने राज्य को बढ़ावा बढ़ाने के लिए क्या करते थे? विवाह कर लेते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की राजधानी को पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक। अब बात करेंगे समुद्रगुप्त की, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट राजा है। इसमें समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक का शासक था। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने माता लिच्छवी की माता लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनकी माता जो थी लिच्छवी, वो राजकुमारी थी लिच्छवी गणराज्य की। ठीक। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। अर्थात ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। इसके सिक्कों पर एक वीणा बजाते हुए दिखाई दिया गया है, जिससे हम कविराज की उपाधि भी मिलती है। ये देखिए, इनके सिक्के दिए हैं और सिक्के में ये वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्यवर्त उत्तर भारत में 9 राज्यों को जीतने के लिए इनमें प्रसोभद्रण की नीति अपनाई थी। ठीक। दक्षिण पथ में 12 राज्यों को जीतने के लिए उसने समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष नुग्र की नीति अपनाई थी। ये नीतियों के बारे में पूछ लिया था कि कौन कौन सी नीतियों से इन्होंने राज्य क्यों जीते थे। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्र उद्योग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध जो होता है घोड़ों को अंकित मुद्रा तथा व्यग्र हनन मुद्रा को चलाया था। तत्पश्चात उपर्युक्त विजय के अभियान के कारण विंसेंट स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। भारतीय इतिहासकारों ने इसे पृथ्वी का वीर की उपाधि से नवाजा था कि पृथ्वी का वीर है। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरि सैगड़ ने कराई थी। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किसने कराया था? तो समुद्रगुप्त ने कराया था। कौन इसका मेन करने वाला व्यक्ति कौन था? कवि हरि सैगड़ थे। ठीक। जो इलाहाबाद में स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। और ये कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित जो अशोक स्तंभ है उस पर उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त ने कृषि क्षेत्र नामक पुस्तक की रचना कराई थी। ये जो प्रयाग प्रशस्ति के कुछ फिगर दिए गए, प्रयाग प्रशस्ति में इस प्रकार की चीजें लिखी हुई हैं। ठीक। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें जो 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना, जिसने अपनी पत्नी धुस्वामणि के लिए सख्त आशिक गुप्त वंश का आक्रमण कर रहे थे। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों में मालवा को और गुजरात
में शासन कर रहे शकों को हराया था। यानी कि जो ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय था, वो 400 वर्षों से जो मालवा पे शासक कर रहे व्यक्ति थे, जो शक थे, उनको परास्त किया था, हराया था और साथ ही साथ अपने राज्य में मिला लिया था। और अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया था। ठीक। उपर्युक्त बातों से जानकारी विशाल दत्त के, जो विशाल दत्त थे, उनकी प्रमुख पुस्तक देवी चंद्रगुप्त से मिलती है। तो विशाल गुप्त ने, इसमें दो प्रश्न मिलते हैं देखने को कि विशाल गुप्त ने कौन सी पुस्तक की रचना की, तो देवी चंद्रगुप्तम। ठीक। और किसकी जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय की। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक और पत्नी थी जिसका नाम कुबेर नाग था। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज गुप्त, गुप्त राजा और देवश्री के नाम से भी जाना जाता है। इसने विक्रमाश्री, विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा शासक ऐसा है गुप्त काल में जिसने ये उपाधि धारण की थी। उपाधियों का नाम दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और आपको टिक करना होगा। यदि आपने पढ़े होंगे तो जरूर टिक कर लेंगे। इस शासन काल में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। ठीक। वैनसांग जो चीनी यात्री था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार में आया था और चंद्रगुप्त दिए से मिलने के लिए वो उज्जैन गया था। ठीक। इसके शासनकाल में सोने के सिक्के दिनार, चांदी के सिक्के को रुपए और तांबे के सिक्कों को कड़ी कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कश्मीर के लौह स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के सामने लगवाया है। इस्लाम पर चंद्रगुप्त की विजय का स्तंभ पर, यहाँ पर स्तंभ होना चाहिए था, स्तंभ पर चंद्रगुप्त की विजय का वर्णन मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कुमारगुप्त की, जो उस समय के प्रमुख राजा थे। 414 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी का, यानी कि एक वर्ष का ही इनका इतिहास देखने को मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम ने बिहार राज्य के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने, गुप्त शासकों ने कराई थी, ये मान सकते हैं। यह भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। यहाँ पास महायान की पढ़ाई होती है। बख्तियार खिलजी ने इस विद्यालय को नष्ट कराया था। ठीक। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के इसी शासनकाल में चले थे। ठीक। गुप्त काल के सर्वप्रथम अभिलेख, जो सर्वप्रथम अभिलेख था, मथुरा अभिलेख था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया था। कुमारगुप्त प्रथम की जानकारी वत्स भट्टी के मंदसौर अभिलेख से मिलती है। भरतपुर में बयाना गांव से गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर पाया गया, जो कुमारगुप्त प्रथम के शासन के थे, क्योंकि प्रत्येक सिक्के पर मयूर और कार्तिकीय के चित्र अंकित थे। अब बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त की। यहाँ पर जो 415 है, यहाँ पर 445 होना चाहिए था। ठीक। इसको सही कर लीजिएगा। स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से लेकर 465 ईस्वी तक हुआ। ये विक्रमादित्य और स्थिति पशुपति की उपाधि से नवाजा गया था। इसने बिरसा प्रकार के सिक्के चलाए थे। इसने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई थी। स्कंदगुप्त ने सुधर्मन झील का जीर्णोद्धार कराया था, यानी कि उसको पुनः निर्माण कराया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सर्वप्रथम हुड़ों का आक्रमण हुआ था। यह सुख नवाज नाम का हुड़ था। हुड़ आक्रमणकार जो थे की जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त सम्राट विकसित होता चला गया तथा 6वीं शताब्दी प्रारंभ तक गुप्त समाज का अंत हो गया था। ठीक। शासन व्यवस्था कैसी थी गुप्त काल की, ये भी देख लेते हैं। जो शासन व्यवस्था थी गुप्त काल में, सम्राट शासन का केंद्र था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसके सदस्य को
आत्मा कहा जाता था, ठीक, अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भुक्त यानी प्रांत में विभाजित था। प्रांत के मुख को ऊपरी कहा जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गुप्त काल में साम्राज्य के अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अब बात कर लेते हैं गुप्त काल की कला की। तो कला से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, वो भी महत्वपूर्ण और उपयोगी है, ठीक। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग की शेष रह गए हैं जो प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस समय की मूर्तियां हिंदू, वैष्णव, जैन और बौद्ध आदि धर्म से संबंधित है। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थर से हुआ है। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर स्तंभ भी बनाए जाते थे, पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे। औरंगाबाद के पास अजंता की प्रसिद्ध गुफा मिली है। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन किया गया है। इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे प्रारंभ में थे। चलिए अब देख लेते हैं गुप्त काल के साहित्य के बारे में कि साहित्य का इसको क्या कितना ज्ञान था। चंद्रगुप्त द्वारा दरबार में नवरत्न निवास करते थे या नवरत्न निम्नलिखित थे। कौन कौन? कालिदास, छत्रपदक, वरुचि, वाराहमिरी मिहिर, शंकु, अमर सिंह, बेताल घाट, घटकर पर, धनवंतरी। ये जो नवरत्न थे वो गुप्त काल के सबसे विशेष मान लेते हैं कि विशेष साहित्यकार थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभव मानी जाती है। इस काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाख दत्त मुद्राराक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे। बेताल भट्ट जो थे ने सिंहासन बत्तीसी। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। साथ ही साथ इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई, ठीक। पंचतंत्र की रचना की गई। रामायण तथा महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उस समय जो साहित्य थी वो काफ़ी विकसित थी। विज्ञान के तत्व में बात करें इसलिए इसे स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि विकसित था, ठीक। इस काल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है या सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके सम्मान में ही भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक भी लिखी, ठीक। महरौली का स्तंभ जो 1600 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसमें जंग नहीं लगा। गुप्त काल के उन्नति और प्रगति की अवस्था से इसका पता चलता है। मिहिर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक थे, ठीक। जिन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। वर्तमान समय में इसी शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक। मिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत सैद्धांतिका और नामक पुस्तक की रचना भी की। धनवंतरी महोदय ने गुप्त काल के चिकित्सक माने जाते थे और थे। सुश्रुत ने चिकित्सा के क्षेत्र में जल का विकास किया था, ठीक। आशा करते हैं कि गुप्त वंश से संबंधित आप सभी को सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी। इसमें एक पॉइंट जो गलत हो गया था, ठीक, और डेट से संबंधित उसको आप सही कर लीजिएगा और सही नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।